छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, इसमें हिंदी पेडागोजी, हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र होता है, उसमें आपको पहला ही अध्याय लगा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, या भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। इस अधिगम और अधिग्रहण में छात्रों, यदि आप अंतर समझ गए तो यहां से आने वाले आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अंतर हमने बताने का प्रयास किया है। और हिंदी पेडागोजी में छात्रों, यहां से आपको कम से कम 1 और अधिकतम मतलब 2 अंक तक का यहां से आपको आने के चांस बनते हैं। हम आपको बताते हैं कैसा अधिग्रहण होता है, किस प्रकार से भाषा का अधिगम होता है, इनमें अंतर भी है, इनमें कुछ समानता भी है। सभी बातों पर छात्रों आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले छात्रों, हम यहाँ कुछ चीजों को देख लेते हैं। पहले ये जरूरी है हमें, यहां लिखा है भाषा सीखना या फिर भाषा का अधिगम। मतलब सीखना और अधिगम एक बात है, और यहां भाषा ग्रहण, यहां लिखा है भाषा ग्रहण या भाषा अर्जन या अधिग्रहण, ये अलग बात है। ठीक है छात्रों, अब हमें मुख्यतः यहां क्या अंतर ध्यान में रखना है। इनमें मुख्य अंतर ये है कि यहां लिखा है भाषा अधिगम, और आपको पता होगा हमें गम ज्यादा दुख ज्यादा कहां मिलते हैं, स्कूल में, क्योंकि वहां टीचर होता है। इसी शब्द से पकड़ो, मतलब किसी भी भाषा को यदि हम किन्हीं विशेष संसाधनों से, नियमित समय सारणी से, नियमित पाठ्यक्रम से और ऐसा कोई वातावरण बना के यदि सीखी जाए जिसमें हमें सीखना अनिवार्य हो जाए, तो उसे हम कहते हैं छात्रों भाषा अधिगम करना। मतलब आप समझना, स्कूलों में आप किसी भाषा को सीख रहे हो, किसी कक्षा में आप पढ़ रहे हो, वहां पर आप किसी भाषा को सीख रहे हो, वो प्रथम भाषा भी हो सकती है, द्वितीय भाषा भी हो सकती है, तृतीय भाषा भी हो सकती है छात्रों। तो यदि हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कक्षा में हम जाके बैठ रहे हैं, किसी शिक्षक के सानिध्य में जाकर के यदि हम किसी भाषा को सीख रहे हैं छात्रों, तो ये भाषा अधिगम कहलाता है। और कोई परिस्थितियां नहीं होती हैं, भाषा ग्रहण, भाषा अर्जन या भाषा अधिग्रहण, इनमें कोई परिस्थितियां नहीं होती हैं, कोई संसाधन इनमें हो या नहीं हो, यह आवश्यक नहीं होता है। व्यक्ति अपने स्वभाव से ही, अपने परिवार से, अपने वातावरण से ही जिस भाषा को अपने आप सीखता चला जाता है, उस प्रकार हम किसी भी भाषा को अपने आप से सीखने को भाषा ग्रहण या भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन कहते हैं छात्रों। और भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण में ये भाषा अधिग्रहण ही श्रेष्ठ होता है। ये भाषा सीखने का सबसे अच्छा साधन है, भाषा अधिग्रहण। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ अंतरों को पहले देख लेते हैं। तो यदि आप अंतरों को समझ जाते हो छात्रों, तो आपको यहां से कोई भी प्रश्न आ जाए आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि इनमें अंतर ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहां से कैसा भी प्रश्न आ जाए आप बना सकते हो, यदि आपने कुछ हमने अंतर बताने का प्रयास किया है, यहां से आपने इन अंतरों को सीख लिया। तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले भाषा सीखना या भाषा अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है छात्रों सीखना, ठीक है, इतना समझ जाओ। अर्जन का अर्थ होता है आत्मसात करना, मतलब आत्मसात, सीखना बात अलग, और आत्मसात करना मतलब अपने अंतर मन में, अपने हृदय में बैठा लेना। तो किसी चीज को जब हम अपने अंतर मन या हृदय में बैठा लेते हैं तो हम उसे भूलते नहीं है। भाषा अधिगम को हम भूल सकते हैं, अर्जन को नहीं भूल सकते। ठीक है, यहां लिखा है भाषा सीखना या अधिगम, ये मूर्त प्रकृति होती है। मूर्त प्रकृति का मतलब यह है कि यदि आप भाषा सीख रहे हो किसी, तो आप कक्षा में बैठे हो, तो पुस्तकें आपके सामने है, टीचर आपके सामने है, बोर्ड या जो भी सहायक शिक्षण सामग्री आप लिए हो वो आपको दिख रही है, तो ये मूर्त प्रकृति है। जबकि अधिग्रहण जो है यह मूर्त प्रकृति, हमें दिखता नहीं है, कोई हमारे पास संसाधन नहीं होते, फिर भी हम उस भाषा को अधिग्रहण या अर्जन कर रहे होते हैं। अगला है जो अधिगम है, ये प्रयासपूर्ण है।
प्रयासपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें स्कूल जाना पड़ता है, इसके लिए हमें किसी कक्षा में बैठना पड़ता है, किन्हीं संसाधनों की सहायता लेना पड़ती है, हमें खुद प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि वो भाषा हमें कठिन होती है। तो ये प्रयासपूर्ण है, जबकि भाषा ग्रहण या भाषा अधिग्रहण ये सरल है। हम अपने आप से सीखते जाते हैं, वातावरण में, परिवार में, बड़े भाइयों बहनों से, माता पिता से जो भी हम सुनते हैं वही हम सीख जाते हैं और धीरे धीरे उसको हम लिखना भी सीख जाते हैं, लिखने में भी आसानी होती है, यह अधिग्रहण कहलाता है। छात्रों, जो भाषा सीखने की अवस्था है ये चेतन अवस्था में होती है। आपने सुना होगा सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उनमें मन की 3 अवस्थाएं बताई, इड, ईगो, सुपर ईगो, या फिर चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इस प्रकार से। हालांकि सुपर ईगो चेतन कहलाता है, इड मतलब अचेतन कहलाता है, ठीक है, और ईगो माने अर्धचेतन कहलाता है। तो यहाँ बाद में हम बताएंगे आपको। हालांकि मन की सबसे अच्छी जो अवस्था होती है छात्रों, ये सुपर ईगो होती है। चेतन मन होता है, यादर्शात्मक अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा होता है उसे पता होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान होती है, उसमें वो अच्छी काम ही अपने जीवन में करता है, उसको नैतिकता या सामाजिकता, हर प्रकार के अनुशासन का ज्ञान होता है सुपर ईगो की अवस्था में। और छात्रों, जो इड की अवस्था होती है, जो अचेतन मन की अवस्था होती है, इसमें जो व्यक्ति या जो बच्चा होता है जो केवल सुखवादी होता है, वो केवल सुख चाहता है, उसे जैसे भी मिले, चाहे वो अच्छे कार्यों से मिले चाहे खराब कार्यों से मिले, ठीक है, उसे कुछ भी करना पड़े, सुख चाहता है वो, तो अच्छे बुरे की पहचान में भूल जाता है। तो ऐसे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है चेतन मन, मतलब ये हमें सब कुछ खबर है, हमारे माइंड में हमें सब रिकॉल हो रहा, हमें पुनः सब हम याद कर पा रहे हैं। एक होती है अचेतन मन, मतलब दिमाग के बहुत अंदर कोई वस्तु, कोई नॉलेज, कोई संज्ञान में चली गई, वो हमें दिमाग में रह नहीं रही, मतलब अचेतन। और अर्धचेतन मतलब प्रयास करने पर वो भूली हुई चीज हम वापस ला सकते हैं, तो अर्धचेतन बीच की अवस्था कहलाती। कभी सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत बता देंगे आपको, ठीक है छात्रों। फिर यहां लिखा है कि हाँ, तो भाषा अधिगम ये चेतन अवस्था में होता है, जबकि अधिग्रहण अर्धचेतन अवस्था में होता है। हम सीख भी रहे होते हैं, हमारे दिमाग को खबर भी होती है और नहीं भी होती है कई बार अर्धचेतन अवस्था में। यहां चूंकि देखो बहुत से अंतर आपको आएंगे, बस आप तो एक चीज ध्यान रख लो कि आप किसी स्कूल की कक्षा में बैठे और भाषा का अधिगम कर रहे हो। अब यहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए कि पाठ्यक्रम किसमें होगा, तो पाठ्यक्रम यहां होगा, अधिगम में। यहां नहीं होगा। शिक्षक कहां होगा, यहां होगा। संसाधन कहां होंगे, यहां होंगे। नियमित समय सारणी कहां होगी, यहां होगी, अधिगम में होगी। स्कूल से संबंधित सब बातें। परीक्षा कहां होगी, आपका एग्जाम कहां होगा, मतलब भाषा अधिगम का की परीक्षा ली जाएगी कि भाषा अधिग्रहण की, तो भाषा अधिगम की परीक्षा ली जाएगी स्कूलों में। ऐसे बहुत सारे अंतर आप खुद से ही बना सकते हो। तो ये यहाँ शिक्षक होगा, यहाँ शिक्षक नहीं होगा। ये औपचारिक है, औपचारिक है, और ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब कहीं से कुछ भी हमें सीखने को मिल जाए, सीधी बात। हमें चूंकि अपन पढ़ते हैं ना, शिक्षा औपचारिकता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा जो स्कूल या विद्यालयों में दी जाती है, कॉलेज वगैरह में या किन्हीं संस्थाओं, और अनौपचारिक शिक्षा मतलब कहीं से हम कुछ भी सीख जाए, वो अनौपचारिक शिक्षा। हम चल रहे हैं और कोई ठोकर लग के हम गिर गए तो हमें एक शिक्षा मिल गई कि नीचे देखकर हमें चलना चाहिए, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है, बताएंगे आगे। ये अप्राकृतिक है, ये अप्राकृतिक है, और ये प्राकृतिक है। अप्राकृतिक मतलब क्या है, सीधी सी बात के किसी के अंडर में बच्चे बैठे होते हैं यहाँ कक्षा में, और ये प्राकृतिक है, मतलब अपने आप प्रकृति ही बच्चे को स्वतः ही भाषा सिखा देती है, यहाँ मतलब ये है। फिर यहाँ प्रयास और अभ्यास पर बल दिया जाता है, क्योंकि आप स्कूल में बैठे हो, शिक्षक प्रयास और अभ्यास पर बल देते हैं। यहाँ प्रयास और अभ्यास पर बल नहीं दिया जाता, ठीक है। यहाँ अनुवाद का सहारा लिया जाता है। जैसे अब अनुवाद आप समझ रहे होंगे क्यों, ट्रांसलेशन का सहारा। ट्रांसलेशन का सहारा क्यों लिया जाता है, मान के चलो आप हिंदी भाषी हो और आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो जब तक आप उस इंग्लिश में जो भी आप सीखना चाहते हो, जब तक आप हिंदी में उसको ट्रांसलेशन मतलब उसका अनुवाद जब तक आप हिंदी में नहीं करोगे, तब तक आप उस भाषा को सीख नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ अनुवाद का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ अनुवाद की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। यहाँ नियमों से सिखाई जाती है। यहाँ कुछ व्याकरण वगैरह के जो नियम हैं वो हमें पहले सीखना होते हैं, पहले उनको हम सीखते हैं, उन नियमों को, उन सूत्रों को, इसके बाद हमें भाषा का अधिगम होता है छात्रों। लेकिन यहाँ जो अधिग्रहण है, अर्जन है, यहाँ कोई नियम नहीं होता। जैसे भाई बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो वाक्य बोलना सीख जाते हैं, पर ना उन्हें व्याकरण का ज्ञान होता है, ना उन्हें वर्णमाला का ज्ञान होता है किसी भी भाषा के, पर वो वाक्य बनाना सीख जाते हैं, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाते हैं भाषा के माध्यम से। तो सीधी सी बात ये कि यहाँ जो है यहाँ नियमों की आवश्यकता होती है, यहाँ नियमों की आवश्यकता
नहीं होती है। ठीक है, यहां फिर हमने लिखा था कि प्रयास और अभ्यास पर बल दिया जाता है, यहां अनुकरण और पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है। मतलब, और एक चीज ध्यान रखना, भाषा सीखने का सबसे श्रेष्ठ जो साधन है वो है अनुकरण द्वारा। बच्चे किसी भी भाषा को अनुकरण द्वारा सीखते हैं। मतलब अनुकरण मतलब माता पिता अभिभावकों से जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को, जिस भाषा को वो सुनते हैं, उसी भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है, वो उसे अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति तो उसमें होती है, अनुकरण बच्चे करते ही हैं। यहां लिखा है कि अधिग्रहण श्रेष्ठ है। मतलब किसी भी भाषा को सीखने का ये तरीका ठीक है। भाषा यदि उसके द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है तो उसमें ज्यादा कठिनाइयां नहीं है सीखने में, और आगे जाकर भी जो छात्र होगा वो जीवन भर उसे भूल भी नहीं पाएगा। उसके दिमाग में, उसके चेतन मन में वो चीज हमेशा बनी रहेगी। छात्रों, यहाँ लिखा है कि ये अधिगम की प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है। मतलब जब तक आप कक्षा में बैठे हो तब तक अधिगम की प्रक्रिया चलती है। जैसे ही आपकी कक्षा का समापन हो गया, आपका कोर्स पूरा हो गया, परीक्षाएं हो गई, तो अधिगम समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जीवन पर्यंत चलती है। कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो भी आप समझ जाओ, अधिग्रहण या अर्जन ये लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। ये एक प्रकार की बनावटी भाषा इससे सीखी जाती है, मतलब दूसरी भाषाएं। ठीक है, और इससे वही भाषा सीखी जाती है जो उसकी मातृभाषा होती है खासकर। पर यहाँ दो कौशल विकसित करना होते हैं हमें। ठीक है, लिखित कौशल, और लिखित कौशल के अंतर्गत क्या आता है? लिखित कौशल के अंतर्गत जो आता है वो आता है यहां लिखना, ठीक है, और पढ़ना। जबकि यहां लिखा होगा हमने, यहां कौन से कौशल विकसित करना होते हैं? यहां मौखिक कौशल विकसित करना होते हैं, पढ़ना और बोलना। ठीक है, पढ़ना और लिखना लिखित कौशल में आते हैं, और मौखिक कौशल में आते हैं पढ़ना और बोलना। भी हम बताएंगे कैसे सब पहले, ठीक है, RS वाला जो सीक्वेंस होता है, LSRW बताएंगे आगे। फिर हम चलें तो ये यहां पर जो है, यहां व्यक्तिगत भेद पर ध्यान दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत भेद पर, जो अपन लिंग भेद कहते हैं, यहां अधिगम में व्यक्तिगत भेद पर ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत भेद आवश्यक यहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बालिकाएं होती हैं ये बालकों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी भाषा सीखती हैं। भाषा में छात्रों, बालिकाएं ज्यादा मजबूत होती हैं। इनके पढ़ने का तरीका, इनका सस्वर वाचन, इनकी लिखावट, सुलेख, शुद्धलेख, इनका प्रवाहपूर्ण तरीका से किसी भाषा को पढ़ना, स्पष्ट रूप से किसी भाषा को पढ़ना या लिखना, लिखाई भी बहुत अच्छी बालिकाओं की होती है। छात्रों, गणित और जो कला या जीके वगैरह होता है ये छात्रों का अच्छा होता है, ये बालकों का अच्छा होता है। ठीक है, कला वाली जो चीजें होती हैं कलाकारी की, और गणित भी बालकों की अच्छी होती है। एक आधे लिंग भेद में हम आपको ये सब चीजें बता देंगे, किसकी किस पे पकड़ ज्यादा होती है बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है, तो यहाँ व्यक्तिगत भेद पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ व्यक्तिगत भेद पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पुस्तक और व्याकरण होना आवश्यक है, यहाँ पुस्तक और व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इससे द्वितीय भाषा या अन्य भाषाएं सीखी जा सकती हैं। छात्रों, इससे अधिकांशतः मातृभाषा ही सीखी जाती है जो अपने परिवार से मिलती है। भाषाएं भी छात्रों अलग अलग होती है, मातृभाषा अलग होती है। थोड़ी चर्चा इस पे हम कर दे रहे। छात्रों, मातृभाषा का मतलब होता है जो कोई बच्चा अपने माता पिता, अभिभावकों या परिवार से सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है छात्रों। फिर होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा छात्रों, राष्ट्रभाषा कहलाती है किसी देश के सब निवासियों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। जैसे अपने यहाँ हिंदी, लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी राज्य भाषा है, और सबसे ज्यादा भारत में हिंदी बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी देश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। एक और होती है छात्रों राजभाषा। राजभाषा क्या कहलाती है? राजभाषा का मतलब होता है कि किसी देश के संविधान या नियम कानूनों का प्रसारण या नियम कानून जिस भाषा में बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? राजभाषा कहते हैं। बाकी आगे हम आपको किसी अन्य वीडियो में मानक भाषा, विभाषा, उपभाषा, बोली, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छात्रों। यहां लिखा है अनौपचारिक भाषा। मतलब ये जो अधिग्रहण है ये कहां कहां से आप कर सकते हो ये बताने का हमने प्रयास किया है। माने भाषा ग्रहण या अर्जन आप कहां कहां से कर सकते हो। देखो, तो यहां से प्रश्न आते हैं, इसीलिए हमने इस चीज को उठाया, आप नोट कर लेना। माता पिता से अधिग्रहण होता है, घर परिवार से, परिवेश माने आपके चारों ओर का वातावरण, पड़ोस, समाज या जनसंचार माध्यम जो मोबाइल या टीवी या जो भी चल रहे हैं, अखबार वगैरह, यहाँ से अनौपचारिक भाषा सीखी जाती है। औपचारिक केवल स्कूल में सीखी जाती है, विद्यालय में, ठीक है, किन्हीं संस्थाओं में, ध्यान रखना। फिर कभी कभी एक प्रश्न आता है, यहां हमने लिखा है
कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोनों को प्रभावित करने वाले कारक हमने यहाँ लिखे हैं। यहां से भी प्रश्न आता है। प्रश्न यहां से कैसा आता है कि कौन सा कारक भाषा अधिगम और अधिग्रहण को प्रभावित नहीं करता या करता है। तो छात्रों, सामाजिक परिवेश आपका कैसा है, आपका सामाजिक परिवेश जैसा है, आप उसी स्तर की भाषा को आप सीख पाओगे। गाली गलौज सीख जाओगे या कुछ खड़ी बोली अच्छे शब्द सीख पाओगे, पढ़े लिखे लोगों के बीच रहोगे। परिवेश पर निर्भर करती है भाषा सीखना, अधिगम करना। भाषा अर्जन की इच्छा, छात्र जिस भाषा को सीखना चाहता है उसको उसके अर्जन करने की, उसको सीखने की उसकी कितनी इच्छा है, कितनी लालसा है, उसकी कितनी जिज्ञासा है। यदि वो जिज्ञासु होगा तो वो किसी भी भाषा को जल्दी सीख जाएगा, जिज्ञासु नहीं होगा तो नहीं सीख पाएगा। ठीक है। दैनिक जीवन के अनुभव, दैनिक जीवन के अनुभव का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के बीच में वो अपना कार्य व्यवहार कर रहा है, जिन लोगों से वो बातचीत कर रहा है, उन लोगों की बातचीत का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कहलाते हैं दैनिक जीवन के अनुभव। कुछ लोगों की अच्छी जो बातें होती हैं वो उसकी भाषा में आ जाती हैं, वो सीखता चला जाता है। फिर होता है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। मतलब जो छात्र है वो विकलांग तो नहीं है, वो मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि या मूल बुद्धि का तो नहीं है। ठीक है। या हम कहें कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर या कोई बीमारी तो नहीं उसे घेरी हुई है। तो ये शारीरिक कारक कहलाते हैं। इसके बाद में छात्रों मनोवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक कारक आप जानते हो, मनोविज्ञान में हम जिनको पढ़ते हैं, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उसकी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करता है, उसकी रुचियों उसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। ये जो हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं ये पूरे पूरे मनोवैज्ञानिक कारक कहलाते हैं। उसकी बुद्धि पर भी निर्भर करता है, उसके संवेगों पर भी निर्भर करता है। ये चीजें मनोवैज्ञानिक कारकों में आ जाती हैं। फिर और भाषा अधिगम और अर्जन किस चीजों पर निर्भर करता है। शिक्षण विधि, कि शिक्षक जो है वो बच्चों को किस विधि से पढ़ा रहा है, और छात्रों का व्यवहार शिक्षक के प्रति क्या है या शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति क्या है। तो ये हमने आपको कारण बताने का प्रयास किया कि ये 6 कारण हैं। छात्रों, ये 6 कारण ही नहीं, ये यहाँ इनमें लिमिटेशन नहीं है, कई भी आ सकते हैं। आपको अपने बुद्धि के विवेक से यहाँ पर प्रश्न आते हैं तो डिसीजन लेना होता है कि हाँ भाषा सीखने में ये प्रभावित करता है, ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ छात्रों हमने भाषा अधिगम के प्रकार लिखे हैं। भाषा अधिगम 3 प्रकार का होता है। क्रियात्मक होता है, मतलब क्रियात्मक का मतलब ये होता है कि हमें कुछ यहाँ करना होता है, मतलब हमें लिखना होता है या कोई कार्य हमें दिया जाता है वो हमें करना होता है। ठीक है, सुलेख या शुद्ध लेख या कुछ भी। फिर यहाँ लिखा है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम भी होता है, मतलब किन्हीं प्रकार के चित्रों वगैरह को बनाकर भी हम शब्दों के माध्यम से ही भाषा को सीख सकते हैं। फिर यहाँ विचारात्मक, हम अपने विचार व्यक्त करें, सामने वाला अपने विचार व्यक्त करे, तब भी हम किसी भाषा को सीख पा रहे होते हैं। ठीक है छात्रों, फिर यहाँ हम आगे आते हैं। जल्दी जल्दी बता दिया, लग रहा हमें आ रहा होगा समझ में। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ भाषा सीखना या भाषा अधिगम, ठीक है, इसके बारे में बता रहे। अब दोनों का क्षेत्र हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्षेत्र का मतलब ये होता है कि भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, उसका क्षेत्र क्या होता है, कि हम जिन जिन चीजों का उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसका क्षेत्र कहलाता है। तो हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे किस प्रकार भाषा सीखते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत नॉलेज लिया जाता है। वह कैसे भाषा सीखते हैं, उनके आचार विचार व व्यक्तित्व को भाषा कैसे प्रभावित करती है, भाषाई विकास किस अवस्था में कितना होता है, मतलब किस उम्र में वो वाक्य बोलने लगता है, कब 10,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, कब शब्दों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना सीख जाता है, कब व्याकरण सीख जाता है। इस टाइप की भाषाई विकास कहलाता। बताएंगे कभी हम एक वीडियो में कि किस उम्र में क्या सीखता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर भाषा अधिगम या अर्जन कौन से कारकों से प्रभावित होता है, भाषा सीखने की अच्छी परिस्थितियां क्या है। ये इतने कारकों पर, मतलब ये उसका क्षेत्र है, इतनों का अध्ययन हमें भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में करना होता है। छात्रों, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ लिख रखी है, आप अच्छे से इनको याद कर लें। और वो क्या लिख रखा है कि भाषा सीखने की दक्षता, भाषा सीखने की क्षमता के विषय में विभिन्न विद्वानों के विचार। मतलब कि ये हमने 6 विद्वानों के बारे में लिख रखा। और छात्रों, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें भाषा अधिगम अर्जन के प्रश्न ही प्रश्न लगा देंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, बताएंगे। तो भाषा सीखने की क्षमता के विषय में अलग अलग विद्वानों के क्या विचार हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि किसने कहा है कि भाषा जन्मजात होती है, किसने कहा है कि पुनर्विलन से सीखी जाती है, किसने कहा है कि अनुकरण से सीखी जाती है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज
यहां पर हमने लिख रखी, जहां से प्रश्न नहीं आना है। आप इसको ज्यादा अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है छात्रों, तो सबसे पहले यहाँ आपने पढ़ा होगा चौमास्की का भाषा विकास का सिद्धांत। छात्रों, हम इसके बारे में आपको अलग से कभी बता देंगे। हालांकि जो ये चौमास्की है, इसका मानना ये था कि किसी संसार के किसी भी देश में बच्चे रह रहे हों, उनमें किसी भी भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, उसने एक डिवाइस के बारे में बताया है, एलएडी, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस। चोमस्की ने बताया है कि ये एक डिवाइस, एक सिस्टम ऐसा होता है कि बच्चे खुद से ही भाषा सीख जाते हैं, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कुछ शब्द उसने बताए हैं। फिर एक शब्द और बताया उसने, लेक्सिकॉन, मतलब हर बच्चे के दिमाग में कुछ शब्द जमे हुए होते हैं कि इस शब्द को हमें क्या बोलना है। शब्दों का सेट उसके दिमाग में बना हुआ होता है, उसे लेक्सिकॉन कहते हैं। और एक और उसने बताया है जनरेटिव ग्रामर के बारे में, सार्वभौम व्याकरण। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अपने आप व्याकरण का ज्ञान स्वाभाविक से ही उनको होने लगता है, व्याकरण की चीजें उनके दिमाग में चलने लगती है। छात्रों, एक आध दिन चौमास्की का भाषा विकास का सिद्धांत हम आपको बता देंगे। खासकर ज्यादा यहाँ कुछ नहीं सीखना हमें, ज्यादातर यहाँ हमें 4 चीजें सीखना है। एलईडी का फुल फॉर्म, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक, दूसरा कुछ शब्दों का एक सेट होता है जिसे हम लेक्सिकॉन कहते हैं, दूसरी चीज हो गई। तीसरी, उसके दिमाग में जो व्याकरण की कुछ बातें चल रही होती हैं, अपने आप से सीख रहा होता है, उसे सार्वभौम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौम व्याकरण कहते हैं। और चौथी बात आपको क्या सीखना है? चौथी बात हमें यह सीखना है कि चौमास्की का मानना क्या था। तो आप समझ रहे होंगे चौमास्की का मानना क्या था कि बच्चों की जो भाषा सीखने की, जो यादीकरण करने की क्षमता होती है, ये जन्मजात होती है। बच्चे जन्म से ही वो क्षमता लेकर ही जन्म लेते हैं, ये चौमास्की का मानना था। पर्याप्त है, और अलग से वीडियो में हम चौमास्की के भाषा विकास के सिद्धांत में बता देंगे। ठीक है, फिर यहां चलते हैं। दूसरा शब्द लिखा है स्किनर। ठीक है, स्किनर का मानना क्या था कि भाषा पुनर्वलन व अनुकरण से सीखी जाती है। हमने 2 चीजों को ध्यान दिया छात्रों, पुनर्वलन, अनुकरण तो आप जानते हो। जैसे अपन कहते हैं कि आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक। फिर अनुकरण बच्चे बोलते हैं, जैसा शिक्षक कक्षा में बोल रहा होता है। अनुकरण मतलब किसी के द्वारा सुनकर उसी चीज को दोहराना, तो अनुकरण कहलाता है। पुनर्वलन मतलब का ये होता है कि थोड़ा सा शिक्षक द्वारा, चूंकि 2 प्रकार का पुनर्वलन होता है, रेनफोर्समेंट है ये। एक तो होता है धनात्मक, एक ऋणात्मक। यदि बच्चों को हम पुरस्कार वगैरह देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं तो धनात्मक। यदि हम उनको डांटते पीटते हैं, उनको परेशान करते हैं बच्चों को, तो फिर वो ऋणात्मक पुनर्वलन कहलाता है। तो ये स्किनर का कैसा मानना था कि भाषा पुनर्वलन व अनुकरण दोनों से सीखी जाती है। ठीक है, ऐसा याद रखना। जैसे यहाँ लिखा है नर, तो नर शब्द जब भी आ जाए तो नर में क्या होता है? महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होती है। यहां से आप याद रख सकते हो कि यहाँ फिर पुनर्वलन भी होगा और अनुकरण भी होगा। ठीक है, फिर विलियम फ्रिट्ज प्याजे आ गए। प्याजे का क्या मानना था कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चे भाषा को सीखते हैं। परिवेश मतलब वातावरण के साथ जब उनका सामंजस्य होता है, उनका मेलजोल होता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है वातावरण के साथ, मतलब दोस्तों के साथ, विद्यालय में दोस्तों के साथ, परिवार, रिश्तेदार, मित्रों के साथ बच्चे जब मिलना जुलना होता है तब वो भाषा सीखते हैं। ये किसका मतलब था? प्याजे का। वैसे देखो, प्याज आप सभी जानते हो परिवेश में ही होती है, अपने वातावरण में प्याज हमें दिखती है। तो यहां से आप सीख सकते हो कि प्याजे का ऐसा मानना था। इसके बाद छात्रों हम चलते हैं वाइगोटस्की। वाइगोटस्की जो रहे हैं, वाइगोटस्की का मानना क्या रहा है कि बच्चे जो भाषा को सीखते हैं, मतलब लगभग प्याजे जैसा है इनका, समाज के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। छात्रों, ये शब्द ज्यों के त्यों लिखे आते हैं, इनमें फेरबदल नहीं होता। वो परिवेश और समाज है तो एक ही बात, लेकिन वाइगोटस्की का मानना था कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे किसी भाषा को सीख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे आप याद रखोगे? ठीक है, तो कुछ भी याद रख लेना। यहाँ गोट लिखा है, ठीक है, गोट लिखा है, और यहाँ लिखा है समाज। सीख लेना आप जैसे भी बने यहाँ से। फिर इसके बाद छात्रों हम आईपी पावलोव, इवान पेट्रिक पावलोव, इनके बारे में आते हैं। तो इनका मानना क्या था पावलोव का? इनने भाषा का अनुबंधन सिद्धांत दिया है। कभी प्रश्न आता है कि भाषा का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। छात्रों, ये तो आप जानते हो क्लासिकी अनुबंधन वगैरह, ये सब ये पावलोव की ही देन है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे। यहाँ हमने अनुबंधन शब्द का अर्थ भी लिख रखा है कि शब्द और अर्थ के मध्य में संबंध बनता है। यहाँ कभी कभी प्रश्न आता है कि पावलोव के भाषा अनुबंधन सिद्धांत में का क्या अर्थ है, मैं या कहें कि इसमें अनुबंधन का क्या अर्थ है?
तो छात्रों इसमें अनुबंधन का अर्थ है शब्द और अर्थ के मध्य में जब संबंध बनाना बच्चा सीख जाता है तो हम कहते हैं पावलोव के अनुसार कि वो भाषा को सीख गया है। फिर एक और हुए हैं बांडूरा। हालांकि इन जितने भी लोग यहाँ लिखे हैं बांडूरा, चैपनीज, सरली, कर्टी और वैलेंटाइन, ये 5 लोग लिखे हैं। इन पांचों का जो मानना था वो स्किनर के अनुसार था। मतलब इन सब का मानना है कि भाषा जो है वो अनुकरण से सीखी जाती है। बच्चे अपने घर परिवेश माहौल में अनुकरण से किसी भाषा को सीख रहे होते हैं, ये बांडूरा का मानना है। ठीक है, कैसे इसको याद रखोगे? ठीक है, यहाँ करण शब्द लिखा है, यहाँ डूरा लिखा है, वो ऐसे कुछ याद आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद में है भाषा विकास के अंग। तो भाषा विकास के 5 अंग होते हैं। सबसे पहले बच्चों को शब्द भंडार बढ़ाना पड़ता है। दूसरा, अपने मन की अभिव्यक्ति करना सीखना होता है। इसके बाद में वाचन सही सही करना सीखना होता है। फिर लिपि उनको मतलब लिखना सीखना होता है और फिर वो वाक्यों को बोलना सीखते हैं। यहाँ से छात्रों प्रश्न आना ही आना होता है। ये भाषा कौशल है, ये 4 प्रकार के होते हैं भाषा कौशल, और इनका क्रम पूछा जाता है तो इनका क्रम बनता है LSRW। ठीक है, सबसे पहले लिसन सुनना, फिर स्पीक बोलना, फिर यहाँ है रीड पढ़ना, और W राइट मतलब लिखना। या आप यहाँ से ट्रिक याद कर सकते हो, सब पलें या सब पल। बच्चे सबसे पहले किसी भाषा को सुनते हैं, फिर जिस भाषा को वो सुनते हैं उसी भाषा को बाद से फिर ये बोलते हैं, फिर जिस भाषा को बोलते हैं उसको फिर पढ़ना सीखते हैं, और जब वो पढ़ना सीख जाते हैं तो उसी भाषा को छात्रों को लिखना सीख जाते हैं। ये क्रम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में 1 अंक तो ये आपको दिलाई देगा हर पेडागोजी में, हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में, गारंटी मेरी। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है भाषा ग्रहणशीलता के 3 साधन होते हैं। इनको आप याद करना। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आता है कि भाषा ग्रहणशीलता का साधन कौन नहीं है। तो पहला होता है स्पर्श ग्राह्य साधन। मतलब जैसे स्पर्श मतलब छू कर भी हम भाषा को सीखते। कैसे? जैसे एक डाकू दूसरे डाकू दोनों चले जा रहे हैं और एक आगे वाला पीछे वाले को पकड़ लेता है, मतलब कहता कुछ नहीं है, तो दूसरा वाला पहले वाले ने तुरंत ये बात कह दी कि आगे खतरा है, आगे भय है, नहीं जाओ। वो सीख क्या उस भाषा को, ये कहलाता है स्पर्श करना, मतलब स्पर्श ग्राह्य साधन। दूसरे होते हैं छात्रों चक्षु ग्राह्य साधन। चक्षु ग्राह्य साधन का मतलब क्या होता है कि देखकर भी भाषा सीखी जाती है। देखकर का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं ट्रेन वगैरह चल रही है तो अब यदि या हम वाहन चला रहे हैं, लाल सिग्नल यदि कहीं आ गया तो हमें रुकना है, हम समझ जाते, वो संकेत दे रहा है, कह रहा है हमसे, हम समझ गए। यही कहलाता चक्षु माने आंखों से देखकर। या हरा सिग्नल है तो वो कह रहा है कि चलते रहो, या पीला सिग्नल है तो हम कह रहे हैं कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बहुत से सिग्नल देखकर हम, बहुत से संकेतों देखकर, अपनी आंखों से देखकर हम भाषा को समझ पा रहे होते हैं। फिर यहाँ छात्रों तीसरा जो लिखा है, ये लिखा है श्रवण ग्राह्य साधन। मतलब हम किसी भाषा को सुनकर भी सीख रहे होते हैं। तो ये भाषा ग्रहणशीलता की 3 साधन है। मतलब छूकर भी भाषा का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। चक्षु ग्राह्य साधन, आंखों से इशारा भी हो जाता है, आंखों से कई बार इशारा भी हो जाता है, तो इससे भी भाषा एक दूसरे के लोग इशारों से पकड़ जाते हैं कि क्या कह रहा है, और सुनकर, मतलब श्रवण ग्राह्य साधन। फिर छात्रों यहाँ लिखा है भाषा सीखने में क्या क्या आवश्यक है। तो कोई भी बच्चा कब किसी भाषा को सीख सकता है? जब उसमें जिज्ञासा हो, सीखने की इच्छा उसकी हो। दूसरा, वो अनुकरण कर पाए, आसानी से अनुकरण करने की आदत उसमें हो। अभ्यास यदि वो करता हो और जो भी उसने अभ्यास कर लिया उसको अपने दैनिक जीवन में लाए, वो सब उसकी क्या करे, पुनरावृत्ति करे। ठीक है छात्रों, हम एक चौमासी का भाषा विकास सिद्धांत अलग से ला देंगे, जिसमें जनरेटिव, ग्रामर, एलईडी, लेक्सिकॉन, बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको उसमें बताएंगे। बाकी छात्रों आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। और छात्रों यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें। हम आपको बाल विकास, पेडागोजी, साइकोलॉजी तो ठीक, हम आपको मैथमेटिक्स और पर्यावरण और हिंदी भी पूरी तैयार करवा देंगे। बस आप एक बार हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।